स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अभी हम 5.3 ऑर्थो नॉर्मल बेसिस को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग रिकॉल करें कि एक हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अब हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल है, ठीक है। तो आप लोग ये देखें कि अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी मोटिवेशन क्या है, ताकि इसमें फार्मूला जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ना मोटिवेट करके ये कितने काम के मतलब बेसिस, अच्छा बेसिस तो आप लोगों ने पढ़े थे, याद होगा, ठीक है। जिसके लिए दो प्रॉपर्टी थी, एक तो वेक्टर स्पेस को स्पिन करते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंस में है ना। तो हमारे पास कोई भी बेसिस हो सकता है, मगर अब हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस की तलाश में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोगोनल वो वेक्टर्स होते हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, मगर नॉर्मल का मतलब ये होगा कि उनकी साइज भी वन हो, नॉर्मलाइज हो, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और नॉर्मल दोनों को मिला के हमने ऑर्थो नॉर्मल एक वर्ड बनाया हुआ है, जिसमें अब दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो परपेंडिकुलर होंगे और दूसरा उनकी लेंथ या नाम वन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक बेसिस है, ठीक है, R2 के लिए मैं ले रहा हूँ, अब वेक्टर स्पेस हमारे पास है R2, ठीक है। एक सेट है बेसिस, नाम मैं दे रहा हूँ B, ठीक है, जिसमें V1 पड़े हुए हैं और V2 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये बेसिस है तो R2 को स्पिन करेगा यानी जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास कोई वेक्टर हो, लेट्स सपोज U, ठीक है, और अब U क्योंकि R2 में है और भी बेसिस है, तो U2 को हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना, मीन्स U1 कैन आल्सो रिटन एज C1 टाइम्स V1 प्लस C2 टाइम्स V2, ठीक है। अब इस वेट को यानी कि कांस्टेंट नंबर C1 C2 को फाइंड करने के लिए हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 2/2 है तो इजी हो जाना, मगर 3/3 है, 4/4 हो तो कंप्यूटेशंस हमारी बढ़ जाती, मगर इसके बरक्स अगर हमारे पास दूसरा कोई बेसिस का सेट हो, फॉर एग्जाम्पल अगेन R2 की बात कर रहा हूँ, तो मैं B2 एक बेसिस ले रहा हूँ जो कि W1 W2 पड़े हुए, और W1 और W2 में अब ये प्रॉपर्टी है कि W1 एंड W2 बोथ आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम इज जीरो, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, लेट अपन उसी वेक्टर U की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिस है R2 के लिए, तो कोई भी वेक्टर U जो है ना, वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में इजीली हम उनको लिख सकते हैं C1W C2W2, सही है। मगर इस केस में आपका जो नॉन वेट होगा ना, वो इजीली हो जाएगा। लेकिन किस तरह, अगर मैं इसी इक्वेशन को लेट सपोज W2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा U डॉट W2 इक्वल टू C1 W1 डॉट W2 इक्वल टू C2 टाइम्स W2 डॉट W2, ठीक है। W2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, वाट इज W1 डॉट W2 क्योंकि ऑर्थोगोनल है तो जीरो हो जाएगा, तो C टाइम जीरो अगेन जीरो, तो C2 की यहाँ से वैल्यू आपको मिल जानी है। C2 इज नथिंग दैट इज U डॉट W2 डिवाइडेड बाय W2 टाइम्स W2। इनमें से कोई वेक्टर जीरो नहीं है, ठीक है। ये बेसिस है तो आपको पता है नॉन जीरो है, W2 टाइम्स W2, ठीक है। और अगर मैं इसी सेम इक्वेशन को लेट सपोज W1 के साथ प्रोडक्ट तो ये इक्वेशन आ जाएगी U डॉट W1 इक्वल टू C1 टाइम्स W1 डॉट W1 प्लस C2 टाइम्स W2 डॉट W1, और आपको पता है कि ये ऑर्थोगोनल है तो W2 डॉट W1 जीरो हो जाएगी, तो C2 जीरो हो जाएगा, तो हमें C1 मिल जाना है C1 will equal to U
तो देखिए ऑर्थोगोनल जस्ट अगर हुआ हमारे पास तो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है। और अगर ऑर्थो नॉर्मल हो, फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ भी वन हो, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज ऑर्थो नॉर्मल। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब ये ऑर्थोगोनल भी परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा ये है कि W1 की जो लेंथ होगी या W2 की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो 1 के बराबर होगी, ठीक है, 1। तो अब ये C1 और आसान हो जाएगा, यानी कि और C2 बिल्कुल आसान हो जाएगा, यानी कि यहाँ से C2 और यहाँ से C1 आपको मिलेगा। C1 इज नथिंग बट इज जस्ट U टाइम्स W1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 आएगा तो सही। तो ये C1 आपको मिल जाना है। जस्ट U की डॉट प्रोडक्ट W1 के साथ, ठीक है, और C2 आपको मिल जाना है U डॉट W2, डिनोमिनेटर में 1 आएगा। तो ये इंतहाई आसान है, ठीक है, यानी कि सिस्टम एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। अभी कंपेयर टू से आप लोग आइडिया क्लियर करेंगे थे। हम जब कंप्यूटेशन की बात करते हैं, खासतौर पर जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसी मेथड को प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा फास्ट हो, जिसमें हमारा कंप्यूटेशन जो है कम हो। तो अगर आपको कोई भी सिस्टम सॉल्व करना हो, एक तरफ बेसिस जो है ना वो नॉन ऑर्थोगोनल है, दूसरी तरफ ऑर्थो नॉर्मल है, तो उन दोनों की कंप्यूटेशन में सॉल्व करने की कंप्यूटेशन में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो अब ज़रूरत है इस बात की कि हमारे पास कोई भी अगर बेसिस हो, ठीक है, तो उसमें से हम ऑर्थो नॉर्मल बेसिस किस तरह बनाएं या कंप्यूट करें या तलाश करें, ठीक है। तो एक प्रोसेस है जो कि दो बंदों ने दिया है, एक का नाम ग्राम और दूसरे का नाम सिमित था, तो इस वजह से इसका नाम भी ग्राम सिमित प्रोसेस बना, ठीक है। तो इस ग्राम सिमित प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें टर्मिनोलॉजी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट ये समझा है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सेट एस ऑफ अ वेक्टर यानी प्रोडक्ट वी इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। ऑर्थोगोनल की बात है when every pair of vector in S is orthogonal. In addition, each vector in the set is a unit vector, then this is orthonormal, ठीक है। every pair का मतलब just inner product of I with J equal 0 when I and J both are different, ठीक है। अगर ये सेम होगा तो फिर उसकी इनर प्रोडक्ट मतलब 1 के बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ऑर्थोगोनल में जैसे एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ऑर्थोनॉर्मल की हम बात करते हैं तो इनमें ये दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से आपको ना डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा कि ऑर्थोनॉर्मल और ऑर्थोगोनल में क्या फर्क है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल में जस्ट हम वेक्टर्स को परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, मगर ऑर्थोनॉर्मल में वो परपेंडिकुलर विथ लेंथ 1 होगी, ठीक है। मगर परपेंडिकुलर को अब हम ऑर्थोगोनल का नाम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जनरल वेक्टर स्पेस है, इनर वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखें ग्राफिकली, या ये एक एग्जांपल है नॉन स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। ओके, और देखें इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 और लेंथ 1 आ रही, ठीक है। तो अब वो पॉलीनोमियल P3 में जो ऑर्थोनॉर्मल है उनको देखें क्या है, कंपोनेंट को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे चेक करेंगे, या इसी तरह कैलकुलस को डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ओके, अच्छा, ऑर्थोगोनल जो सेट होते हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंस होते हैं, ठीक है। और इस वजह से वो बेसिस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इसका प्रूफ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल टेस्ट है, मतलब ऑर्थोगोनल जो सेट होगा उसमें सारे के सारे आपस में, यानी कि V1 V2 V1 V3 V1 V4 मतलब सब आपस में ऑर्थोगोनल हो, सबकी डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि कोई भी एक पेयर अगर इस डेफिनेशन को
फॉलो नहीं करता तो वो ऑर्थोगोनल सेट, यानी कि फॉर एग्जांपल ये सारे आपस में ऑर्थोगोनल, जैसे V4 और V1 आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है तो दिस सेट को हम कहेंगे दिस सेट इज नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है ऑर्थोगोनल है, और अब अगर इसकी साइज भी 1 हो तो फिर हम इसको ऑर्थोनॉर्मल कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये जस्ट ऑर्थोगोनल। अच्छा, अब आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर कि किस तरह हम इसमें इसकी बड़ी एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में। फोरियर कोएफिशिएंट्स हम डिटरमाइन करते हैं, फिर इसको आपने एक्सप्लेन करना है आपके फिलहाल काम देने के लिए। तो बेसिस को रहने देते हैं, इस ग्राम सेमेंट के ऊपर आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो ग्राम सेमेंट एक प्रोसेस है जो कि दोनों ने बताया था। ठीक है, अच्छा, वो ये कहते हैं कि आप किसी भी सेट को ना जो कि ऑलरेडी बेसिस हो मगर ऑर्थोगोनल ना हो, ऑर्थोनॉर्मल ना हो, तो आप जस्ट 3 स्टेप फॉलो करें। ठीक है, कौन कौन से 3 स्टेप हैं? नंबर 1 कहता है बिगिन विथ अ बेसिस फॉर एन नेट प्रोडक्ट स्पेसिस, इट नीड नॉट टू बी ऑर्थोगोनल नॉर कंसिस्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर। कोई भी आप जो है ना बेसिस उठाएं जो नेट प्रोडक्ट स्पेस में से हो, और दूसरा ऑर्थोगोनल भले ना हो, भले यूनिट वेक्टर ना हो, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरह कन्वर्ट करेंगे उसी पर आते हैं। ठीक है, फिर आप नॉर्मलाइज करेंगे, यानी सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सेकंड स्टेप के लिए ग्राम ने जो प्रोसेस बताया वो इस तरह है कि ये कहता है कि अगर लेट सपोज आपके पास कोई वेक्टर कोई बेसिस हो, बी फॉर एग्जांपल V1 V2 Vn पड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिस फॉर प्रोडक्ट स्पेसिस भी। ठीक है, अब हम बी प्राइम को ऑर्थोगोनल बेसिस का नाम दे रहे हैं जिसके अंदर W1 W2 और Wn पड़े हुए हैं, यानी बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने इस एग्जांपल में किया था। ठीक है, कि V1 V2 हमारे पास ऑर्थोगोनल नहीं, मगर W1 W2 हम सपोज करते हैं कि दिस इज ऑर्थोगोनल फिलहाल। ठीक है, तो किस तरह कैलकुलेशन होगी? सबसे पहला स्टेप जो कि बिल्कुल आसान है, आप में से ये कहता है कि W1 है पहला वेक्टर, इनमें से कोई भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, तो लेट सपोज W1 इक्वल टू V1। ठीक है, दिस तो अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम R2 की फिलहाल बात करें। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है V1 V2 जो कि ऑर्थोगोनल नहीं। ठीक है, आप देखिए परपेंडिकुलर नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रोसेस ये बता रहा है कि इनमें से कोई भी एक आप उस जो ऑर्थोगोनल सेट है बी प्राइम उसमें आप रख लें V1 के बराबर। ठीक है, अब W2 जो होगा वो W1 के साथ ऑर्थोगोनल होगा या W1 के साथ ऑर्थोगोनल होगा। आप लोग देखें इस लाइन के ऊपर हम ऑर्थोगोनल बनाए जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने प्रोजेक्शन में पढ़ा करते हैं। तो अगर मैं लेट सपोज ये वाला वेक्टर उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो लेट सपोज ये W2 है। ठीक है, तो नाउ W2 and W1 both are orthogonal vectors, hence this set is orthogonal basis for R2। मगर ये W किस तरह आप लोग देखें रिकॉल करें, अगर ये V2 की प्रोजेक्शन बात करूँ। ठीक है, तो क्या होगी प्रोजेक्शन में भी प्रोजेक्शन आप V2 ऑन V1 ये रही, अगर इसको हमने डिफरेंस नाम दिया था, यानी कि दिस इज difference of V2 and projection of V2 on V1। ठीक है, तो ये W2 का फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि W2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ W2 होगा वो बराबर हो जाएगा V2 जो दूसरा वेक्टर है उसमें से हम माइनस करेंगे
प्रोजेक्शन ऑफ V2 ऑन V1, ठीक है, V2 का। अब आपको बताइए कि क्या फार्मूला था प्रोजेक्शन ऑफ V2 V1 का, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ V2 माइनस, this is same as inner product of V2 and V1 divided by inner product of V1 times V1। अब चूंकि हमें ये कहा है कि V1 और W1 एक ही बात है, तो आप यहाँ पर V1 रखें या W1 रखें, ठीक है। अगर मैं इसको W1 भी रखता हूँ तो इवन दे दिस फार्मूला विल सेम, ठीक है, तो जो कि बराबर होगा। चलिए यहाँ पर देखें, ये है V2 माइनस नेट प्रोडक्ट ऑफ V2, इस V1 की जगह W1 लिखा है और वैसे ही V1 की जगह W1, ठीक है। तो W2 इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ 3 में हम जाएंगे तो प्लेन में हम क्या करेंगे कि जो तीसरा वेक्टर होगा V3, उसमें से फिर माइनस करेंगे V3 की प्रोजेक्शन W1 में और V3 की प्रोजेक्शन W2 में, ठीक है। तो अब इसको ना आप लोग जनरलाइज देखें, ठीक है। इसी तरह जब मैं W4 की बात करूंगा, ठीक है, तो W4 जो है ना वो माइनस होगा, V4 से माइनस करेंगे V4 की प्रोजेक्शन W1 के ऊपर और V4 की प्रोजेक्शन W2 के ऊपर और V4 की प्रोजेक्शन W3 के ऊपर, ठीक है। तो जनरलाइज हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। तो ये एक सेकंड स्टेप है जिसमें जैसे हमें ऑर्थोगोनल बेसिस मिले, ठीक है। अब तीसरा स्टेप आसान है। अगर आपको ये तो बी प्राइम आपको ऑर्थोगोनल सेट मिल गया, मगर हमें ऑर्थो नॉर्मल चाहिए तो इसकी साइज जस्ट वन करनी है। आपको पता है इसकी लेंथ जो भी होगा, हम हर किसी को अपनी लेंथ के साथ डिवाइड करें, ठीक है, तो उसकी साइज 1 हो जाएगी, नाम 1 हो जाएगा। तो ये बी डबल प्राइम जो है ना, U1 U2 UN, ये ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है वेयर UI इक्वल WI डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ W1, ठीक है। तो ये ऐसा सेट है जो कि V1 और VK तक स्पेन करेगा, U को भी स्पेन करेगा, यानी कि वो सेम वेक्टर स्पेस के लिए एक बेसिस बनेगा, मगर इसमें तमाम U आपस में ऑर्थोगोनल होंगे और तमाम U की जो लेंथ होगी ना वो 1 होगी। इस वजह से इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया ऑफ ग्राम प्रोसेस। वैसे ग्राम ने ये वाला आइडिया दिया था ऑर्थोगोनल का, स्मिथ की थोड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसने कहा कि चलो ऑर्थोगोनल तो बन गया है, तो बिना इसकी लेंथ 1 करके ना इसका नाम, यानी कि तमाम वेक्टर को अपनी लेंथ के साथ डिवाइड करके ऑर्थोनॉर्मल ही बना लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये कहानी थी इनकी प्रोसेस की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करने और देखना है अगर कोई मसला हो तो। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ना वो किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखेंगे V1 V2 ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है, ना कि ऑर्थोनॉर्मल। अगर हम ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाए तो V1 को मैं सेम रखता हूँ, ठीक है, जो कि W1 नाम दे रहा हूँ, मगर W2 जो होगा वो V2 से माइनस करेंगे उसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि ये V1 तो W1 W2 आपको ना ऑर्थोगोनल सेट मिला है, मगर हमें ऑर्थोनॉर्मल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनकी साइज के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो सेट है बी डबल प्राइम जिसमें U1 U2 दिस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो आप ग्राफिकली देखें कि पहले V1 V2 ये रहा, ठीक है, और क्योंकि इनकी एंगल 90 के बराबर नहीं है तो दीज आर नॉट ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो V1 को हमने सेम रखा है U1, उसी सेम डायरेक्शन में हमने इसकी साइज 1 कर ली, ठीक है, मगर V2 को हमने चेंज किया है जो कि U2 बन गया। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो, ठीक है। तो नाउ these two U1 and U2 are orthonormal basis,
वैसे R3 में आप लोग देखें इसी तरह कैलकुलेशन है, ठीक है। तो और वैसे ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। और R में हो या कोई दूसरा वेक्टर स्पेस और फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीनोमियल्स के हैं, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस के हो सकते हैं। अच्छा अल्टरनेट भी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में अगर कोई मसला हो तो आपको बताना, ठीक है। तो आई थिंक दिस फॉर ठीक है।